Hello and Assalamu alaikum dear students. Welcome to our part 2 of the punctuation. और punctuation में हम कॉमा पढ़ रहे थे. इससे पहले की वीडियो में आपने 5 रूल्स पढ़े कॉमा के. आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे 6th रूल से. लास्ट वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी थी. रीज़न ये था कि मुझे लिखना पड़ रहा था उसी टाइम. तो फिर सम ऑफ द स्टूडेंट्स सजेस्टेड कि आई शैल गो विद दिस पैटर्न. चीज़ें लिखी हूँ, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू. एंड वन थिंग मोर, दिस इज़ योर चैनल. आपको जैसी वीडियो चाहिए मैं वैसे ही पैटर्न पे आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा, बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट यू एज़ फॉर एज योर इजी. तो मैं वैसे ही चलूँगा इंशाल्लाह. तो अब हम स्टार्ट करते हैं और 6th रूल. अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रीवियस वीडियो. पहले वो देखें एंड देन कम टू दिस वन. एंड देयर आर 11 rules. Out of 11 we are done with 5, and now we are going to start with rule number 6. So rule number 6 is some of the students asked a question regarding this rule, and I asked them to hold their horses, and now we are here with that one. तो ये शुरू होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से. जब आपके पास सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आते हैं, वो उनके साथ आपने क्या करना है. पहले आपको समझना है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस बेसिकली हैं क्या. इसके लिए हमारी अलग सी वीडियो है, दैट इज़ द कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस. जब भी हम इनको यूज़ करते हैं वी गेट अ कंपाउंड सेंटेंस. तो उसकी डिटेल के लिए यू कैन अगेन गो टू द प्रीवियस वीडियो, क्योंकि हमारा लेक्चर कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस नहीं है, कॉमा है. तो कॉमा में कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हमारे पास कौन कौन से हैं? फैन बॉयज़ वाले हैं. आपने क्या करना है, जब भी आपको ये नज़र आए फैन बॉयज़, कॉमा बिफोर फैन बॉयज़, उससे पहले आपने कॉमा लगाना है. अब फॉर है, फॉर इंस्टेंस मैंने आपसे कह दिया कि जब भी आपको फैन बॉयज़ नज़र आ जाएं तो आपने उससे पहले कॉमा लगाना है. तो अब एक सेंटेंस मैं बनाता हूँ यहाँ पे, एंड दैट इज़ दिस बुक is for you. मेरे स्टेटमेंट के मुताबिक आपको अब यहाँ आके कॉमा लगाना है. is for you according to my statement. अब आप इसको देखें, does it look okay? and I'm sure आपको भी पता होगा कि ये सही नहीं है. तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमेशा जब भी आपको फॉर नज़र आ जाए हमेशा नहीं लगाना. देयर आर सर्टन केसेस, और वो केस क्या है? जब भी आपको ये फॉर नज़र आए और वो सेंटेंस में यूज़ हुआ हो, अगर आप उस फॉर को बिकॉज या सिंस से रिप्लेस करें एंड द मीनिंग रिमेन्स द सेम, तब क्या होगा? तब आप उस फॉर से पहले कॉमा लगाएंगे. आई रिपीट, आपके पास जब सेंटेंसेस आप लिखेंगे या आप कहीं देखेंगे, अगर वो फॉर वर्ड यूज़ हुआ है, फॉर को हटा के आप उसकी जगह पे रखें बिकॉज, और इसकी मीनिंग चेंज नहीं होगी, तब आप उससे पहले कॉमा लगाएंगे. फॉर एग्जांपल, ही फेल्ड द एग्ज़ाम फॉर ही हैड नॉट प्लान्ड फॉर इट. उसने एग्ज़ाम फेल किया क्योंकि उसने उसके लिए प्लानिंग नहीं की हुई थी. अब इस रूल के मुताबिक हम इस फॉर को रिप्लेस करेंगे किस चीज़ के साथ? इस फॉर को हम रिप्लेस करेंगे बिकॉज के साथ. बिकॉज ही फेल, अब हम इसको पढ़ेंगे, ये मीनिंग हमें दे रहा है या नहीं. ही फेल्ड द एग्जाम बिकॉज ही हैड नॉट प्लान्ड फॉर इट. तो मीनिंग तो हमें दे रहा है, इट लुक्स गुड. सो जब मीनिंग सेम है, चेंज नहीं, और अब हम इसके पहले कॉमा लगाएंगे. 1. एक और सेंटेंस देखते हैं. ही गॉट अ हेड इंजरी फॉर ही वॉज नॉट वेयरिंग अ हेलमेट. राइट, उसको हेड इंजरी हुई क्योंकि उसने हेलमेट नहीं था पहना हुआ. अब इस फॉर को हम फिर रिप्लेस करेंगे बिकॉज से. फिर पढ़ते हैं कि इसकी मीनिंग सही आ रही या नहीं आ रही. सो ही गॉट अ हेड इंजरी बिकॉज ही वॉज नॉट वेयरिंग अ हेलमेट. तो इट कन्वेज प्रॉपर मीनिंग और चेंज भी नहीं हो रही. सो इन फॉर से पहले हम कॉमा लगाएंगे, इस फॉर से पहले नहीं लगाएंगे,
क्योंकि जब हम इसको रिप्लेस करते हैं बिकॉज से, दिस बुक इज़ बिकॉज यू, तो फिर मीनिंग गलत हो जाती है, सेंटेंस ही गलत हो जाता है, तो इसलिए हम नहीं लगाएंगे। राइट? फॉर जब भी आएगा आपके ज़मीन बिकॉज आना चाहिए। नंबर 2, एंड से पहले आप कब कॉमा लगाएंगे? एंड से पहले आप तब कॉमा लगाएंगे जब आप उस एंड को रिप्लेस कर पाए बट से। इसको उर्दू में लेकिन कहते हैं। अगर आपने एंड को बट से रिप्लेस कर लिया और मीनिंग सेम रही, तब आप क्या करेंगे? उस एंड से पहले आप कॉमा लगाएंगे। फॉर इंस्टेंस, ही कॉल्ड हर एंड नॉट मी। उसने उसे बुलाया और मुझे नहीं। इस एंड को मैं रिप्लेस करता हूं बट के साथ। अब पढ़ते हैं, ही कॉल्ड हर बट नॉट मी। मीनिंग सही है, तो इस एंड से पहले हम लगाएंगे। अब इसी तरह के एक सेंटेंस है, लेट मी हैव अ डस्टर। इस सेंटेंस में हमारे पास क्या है? लेट्स से आसिम एंड सालार आर फ्रेंड्स। अब एंड तो लगा है। आसिम को अगर हम इस एंड को हम रिप्लेस करें बट के साथ, आसिम बट सालार आर फ्रेंड्स, नो, इट डजंट कन्वे अ प्रॉपर मीनिंग। तो इसको फिर हम नहीं, इससे पहले हम नहीं लगाएंगे कोई भी कॉमा। आई होप ये भी क्लियर है। फॉर को आप चेंज करेंगे बिकॉज से, एंड को चेंज करेंगे बट से। उसके बाद आता है नॉर। नॉर इज विच इज यूज्ड विद नीदर। नीदर नॉर, ये नीदर और नॉर जो है ये आपके कोर रिलेटिव कंजंक्शंस हैं। ये पेयर्स में यूज होते, नीदर, नॉर, ईदर और नॉट ओनली बट आल्सो, ये सारे आपके कोर रिलेटिव कंजंक्शंस हैं। अगर ये दोनों पेयर में यूज हुए हों तब आप नॉर से पहले कॉमा लगाएंगे। वो कैसे? डू यू हैव इट? यहाँ पे नहीं है, आगे देखते हैं। बट, अब बट जब भी आएगा बट से पहले आप कॉमा लगाएं, वो अच्छा है, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है। और आता है, और इज विच इज यूज विद ईदर। ईदर और, ये दोनों एक साथ यूज होते हैं एक ही सेंटेंस में। अगर ईदर यूज हुआ है तब आप और को भी, और से पहले आप कॉमा लगाएंगे। देन यट एंड देन सो, ये जब भी आएंगे आप इनसे पहले कॉमा लगाएंगे। ये हुआ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अब जिन बच्चों ने पूछा, वो एक सेंटेंस था जिसमें मैंने वर्ब को स्किप किया था, तो एंड के बाद मैंने कॉमा लगाया था, लाइक वर्ब की जगह पे कॉमा लगाया था, तो उनको नहीं आ रहा था समझ। अब ये रूल्स देखिए, यू विल गो बैक टू दैट सेंटेंस और वहाँ आप देखेंगे इज इट मेकिंग सेंस। ये एग्जांपल्स इसकी हैं, ईदर शी स्टोल माई पेन और ही डिड। ईदर यूज हुआ है और है, तो और का हमने क्या कहा था कि जब भी ईदर के साथ यूज होगा तब हम इस और से पहले कॉमा लगाएंगे, तो वो यहाँ पे हमारे पास है। Then I was about to come but it started raining। बट का सेंटेंस ये है, तो अब बट जब भी आएगा आप उससे पहले कॉमा लगाएंगे। और राइटिंग जब बच्चे मुझे भेज रहे हैं, मैंने नोटिस किया हुआ है वो बट से पहले कॉमा नहीं लगाते। आपने बट से पहले कॉमा लगाना है। तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के ये वाले सेंटेंसेस हो गए। आगे हम एक दो और देखते हैं। अहमद कॉल्ड सना एंड नॉट मी। जितनी एग्जांपल्स हम करेंगे उतनी चीज़ आपको याद होगी। अहमद ने सना को कॉल की एंड नॉट मी। एंड का हमारा क्या रूल है कि एंड को आप बट से रिप्लेस करेंगे, तो बट नॉट मी जब आप बट से कर लेते हो सेंटेंस वुड रिमेन द सेम, तो हम इससे पहले कॉमा लगाएंगे। In the same way, I was trying to teach and she was disturbing me. I was trying to teach but she was disturbing me. यहाँ पे भी सही है, तो फिर हम इससे पहले कॉमा लगाएंगे। And last sentence is I was running fast, so I reached in time. So जब भी आएगा so से पहले आप कॉमा लगाएंगे और हमने लगा लिया। ये in time और ऑन टाइम, इसका आप लोग पता करो। जब मैं प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तब इस पे मैं आऊँगा।
फ़िलहाल वैसे आप जान लो कि ये क्या है, सर्च इट बाय योरसेल्फ। तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के रूल और इसकी एग्जांपल्स थी। अब हम आते हैं रूल नंबर 7 पे। बड़ा सिंपल सा और कॉमन सा है। रूल नंबर 7 में ये कि जब भी आप डायरेक्ट स्पीच लिखते हो, इन डायरेक्ट स्पीच यू हैव गॉट टू पार्ट्स इन अ सेंटेंस। ही सेड आई एम हैप्पी, ही सेड आई एम हैप्पी। तो जो इन्वर्टेड कॉमास की इस तरफ होता है इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमास में होता है उसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड की डिवीजन के लिए हम एक कॉमा लगाते हैं यहाँ पे। एक और यूजेज है विच यू नो, राइट। रूल नंबर 8, एक्सप्लेनेटरी क्लॉजेज आते हैं। इसमें क्या होता है, फ्रेज और क्लॉज आपको थोड़ा रफ आइडिया होगा। तो कुछ क्लॉजेज हैं दे आर एक्सप्लेनेटरी, वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, या सीरीज़ दे रहे होते हैं, या एग्जांपल्स दे रहे होते हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे, उन क्लॉजेज की डिवीजन के लिए आप कॉमास लगाएंगे। फॉर इंस्टेंस, द वेसल वॉज ओब्लॉन्ग, 3 feet in length, 2 feet in breadth and 8 inches in depth। ये जो वेसल है आपकी वो सुराही टाइप जो है, जिसमें नॉर्मली गुलदान टाइप है जिसमें फूल रखे जाते हैं, वो तकरीबन आई बिलीव इस शेप का होता है, दो आई एम नॉट रियली गुड एट इट, समथिंग लाइक दैट, इग्नोर इट, राइट। तो उसका आपको बताया इट वॉज ओब्लॉन्ग, उसका शेप आपको बता रहा है, उसकी कॉमा 3 feet in length, कॉमा 2 feet in breadth and 8 inches in depth। अब आपके जहन में आ जाता है कि एंड है, तो एंड से पहले कॉमा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एंड को हम बट से यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकते। बट 8 inches in depth, तो ये बट डजंट मेक सेंस है, तो इसीलिए वी आर नॉट पुटिंग कॉमा बिफोर इट। तो ये इसका रूल नंबर 8 है। अब आते हैं रूल नंबर 9 पे, सैल्यूटेशंस। सैल्यूटेशंस जो हम सलाम दुआ के लिए यूज़ करते हैं, रिस्पेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, लाइक आपका डियर सर है, डियर मैडम है, रिस्पेक्टेड सर है। एप्लीकेशन और लेटर में आपने ये लिखा है और समझा है। इसमें एक चीज़ है, जैसे आप ये सैल्यूटेशन लिखते हो उसके फ़ौरन बाद आप कॉमा लगा लेते हो। The thing which you have to be mindful of, that is the word dear, D-E-A-R। इसके बारे में क्या है, dear is not official at all। ये लफ्ज़ ऑफिशियल नहीं है। किसी भी ऑफिशियल लेटर में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आप द वर्ड डियर यूज़ नहीं करोगे। इफ़ यू आर माई फीमेल स्टूडेंट, आप मुझे कभी भी डियर सर नहीं कहोगे। इफ़ you are my female student, I will never say dear to you। अगर आपकी कोई फीमेल टीचर है, you are male, आप उनको डियर नहीं कहेंगे। अगर आपकी कोई कुलीग है, मेल और फीमेल, आप एक दूसरे को डियर ऑफिशियली नहीं कह सकते। पर्सनल कैपेसिटी में आप जो चाहे कहें, ऑफिशियली आप ये नहीं कह सकते। यू हैव टू गो फॉर द वर्ड रिस्पेक्टेड। डियर यूज़ होता है जब आप किसी ब्लड रिलेशन में किसी के साथ होते हैं, आप कोई भी घरेलू ताल्लुक़ होता है, कोई प्यार का ताल्लुक़ होता है, देयर यू गो फॉर द वर्ड डियर। ऑफिशियली आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, राइट। तो दिस इज़ आवर रूल नंबर 9। एंड देयर इज दिस रूल नंबर 10, आफ्टर एन इंटरजेक्शन। कि एक इंटरजेक्शन जब आप लगाते हो उसके बाद आपने जाके क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। और वो किस लिए, ज़्यादा स्ट्रेस देने के लिए फिर आप वो लगाते हो। फॉर इंस्टेंस, यस आई एम कमिंग। इफ़ यू आस्क मी आर यू कमिंग, माई आंसर कुड बी आई एम कमिंग। सही है, आई इन्फॉर्म यू आई एम कमिंग, बट वी हैव पुट यस हेयर, यस आई एम कमिंग, नो आई एम नॉट कमिंग। यस और नो ये ज़्यादा स्ट्रेस देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उनके बाद आप क्या करोगे, कॉमास पुट करोगे। और इंडीड जो स्ट्रेस देने के वर्ड्स हैं, इंडीड, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, ये वाले जो हैं आपके स्ट्रेस देने के लिए, तो इनके बाद भी आप कॉमा लगाएंगे। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन पे। ये रूल नंबर 11 और 6 जो है, दे नीड कंसंट्रेशन। देयर इज दिस प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये दो क्लॉजेज आपके पास हैं जो नाम बदले हुए, पता आपको है।
जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है उसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट होता है। और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हम थोड़ा पढ़ चुके हैं पहले भी। और जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो डिपेंडेंट है। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि किसी इदारे में कोई प्रिंसिपल है वो ख़ुद मुख्तार होता है, जो कि आजकल नहीं है। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो फैकल्टी होती है जो उसके अंडर होती है, जो कि वो भी आजकल ज़्यादा नहीं है। तो बहरहाल आपने वैसी आइडियल सिचुएशन में समझना है। तो प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। और इसमें एक आती है कंडीशन अप्लाइड, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कंडीशन। अब इसको देखते हैं ये क्या है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब इसमें कंडीशन हमारा क्या है, इफ यू वर्क हार्ड। अगर हम इसको पढ़ते हैं, अगर आपसे मेरे को इफ यू वर्क हार्ड तो क्या, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है आगे। सो इट इज योर डिपेंडेंट क्लॉज, राइट। यू विल पास, दिस इज इंडिपेंडेंट। अगर आपके पास पहले कंडीशन आ जाता है, डिपेंडेंट क्लॉज आ जाता है और बाद में इंडिपेंडेंट होता है, इनको आपने डिवाइड करने के लिए आप कॉमा लगाओगे बिफोर द इंडिपेंडेंट क्लॉज। इफ यू वर्क हार्ड, कॉमा, यू विल पास। In the same way, as he is an old man, comma, he walks slowly. Condition लगाया मैंने और dependent clause लगाया है and he walks slowly. He walks slowly जो ही आपका independent है, तो ये आखिर में आ रहा है। अच्छा, अब एक सिचुएशन और आती है। अच्छा, पहले एक दूसरा वाला पढ़ लें। When she grows up, she will go to college. When she grows up, it is again the same condition apply हुआ है। जब she grows up, वो बड़ी होती है या बड़ी होगी, she will go to college। तो हमने ये जो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये हमने यहाँ लिखा, उससे पहले डिपेंडेंट आए तो इन दोनों को डिवाइड करने के लिए हमने कॉमा लगाया है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या होगा अगर जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज आखिर में होने की वजह स्टार्ट में आ जाए, जो कंडीशन है वो स्टार्ट में होने की वजह मिड में, आखिर में चला जाए, फिर क्या होगा? फिर यूँ होगा, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। यू विल पास, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इफ़ यू वर्क हार्ड फिर कंडीशन है और उसके बाद आपके पास क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। इस सिचुएशन में फिर हम क्या करेंगे, हम कॉमा नहीं लगाएंगे। जब आपका प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज वो स्टार्ट में आ जाते हैं, उसके बाद फिर कंडीशन और डिपेंडेंट आते हैं, फिर हम कॉमा नहीं लगा रहे। इस सेंटेंस में आप देखें, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। अगर आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज आखिर में जा रहा है तब आप उससे पहले कॉमा लगाएंगे। देन कम्स ही वॉक्स स्लोली एज ही इज एन ओल्ड मैन। ही वॉक्स स्लोली, एज जो है आपका फिर कंडीशन शो कर रहा है। इसके बाद ही इज एन ओल्ड मैन, तो ही वॉक्स स्लोली एज ही इज एन ओल्ड मैन। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि ही इज़ एन ओल्ड मैन तो आप तो कहेंगे सर ये तो इंडिपेंडेंट है, तो मुझे समझ आ रहा है। लेकिन अगर मैं कंडीशन इसके साथ लगा लूँ, एज ही इज़ एन ओल्ड मैन, तो अब आप कहेंगे अच्छा इसने एज लगाया हुआ है तो कंडीशन है। अब जबकि वो बूढ़ा आदमी है तो आगे क्या, एज ने इसका सारा पांसा पलट दिया। तो जब आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट में आएगा फिर आप उसमें कॉमा उस सेंटेंस में नहीं लगाएंगे। Same is the case with the last one. As she is a smart girl, comma, she will pass the exam. तो as कंडीशन स्टार्ट में आया है, she is a smart girl, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, कॉमा, she will pass the exam, वो एग्जाम पास करेगी, तो उससे पहले हमने कॉमा लगा दिया। And here all the 11 rules come to an end. अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही, प्लीज़ let me know in the comment box. आपको मैं वहाँ रिस्पॉन्ड करूँगा इंशाल्लाह। और जो बच्चे मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं ऑन द व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइडेड, यू गाइस आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्व्स। एक बच्चे का मैसेज आया था मैसेंजर पे कि अपना नंबर भेजो। आई वाज सरप्राइज लाइक हु आर यू, लाइक मैं क्यों आपको अपना नंबर भेज दूँ। तो एक तरीका होता है, पर इफ़ यू फॉलो दैट, तो इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो एंड आई होप इट इज़ क्रिस्टल क्लियर। अगली वीडियो में हम अगले जो आपके पंक्चुएशन है वो डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I'll see you inshallah in the next video. Thank you.